बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर को, तो उसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने आप तक पहुंचा दिए थे, तो बाकी हमें मिले हैं 47। मतलब आपके ये 97 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप अपनी मार्किंग करके नंबर लगाएं और जिसके 72 प्लस नंबर बन रहे हैं 70, 72, 73 इससे ज़्यादा बन रहे हैं वो इसमें शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। इसका मेरिट यहीं पे इसके राउंड अबाउट कहीं रुकेगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं, ये आप सेव कर लिया करें अपने पास। यही जो है ना, आपको पता है कि डेटा बैंक से होते हैं कमीशन के, तो यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, जो बच्चा हर एक एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो रहा होता है उसका अपना एक डेटा बैंक होता है, ओरिजिनल सवाल वो खुद कलेक्ट करता है। ठीक है, जो बुक्स पे बाकी चीज़ों पे रिलाई करेगा तो आपको पता है कि फिर किस तरह से 100 क्वेश्चन पूरे किए जाते हैं। अब देखें ना, 97 ये मैक्सिमम है जो कलेक्ट किए गए हैं। अब जो बाकी 3 हैं बुक्स के अंदर, आप देखिएगा वो अपनी तरफ से पूरे कर देंगे। हो सकता है 97 ये उन तक ना पहुँचे। ठीक है, जो बुक्स छापने वाले लोग हैं थोड़े हों उनके पास 90-95 वो 10 अपनी तरफ से डाल दें, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ओरिजिनल सवाल अपने कलेक्ट किया करें, खुद का डेटा बैंक बनाया करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास नंबर 51 है, डोंट बाइट अ हैंड दैट डैश यू, फीड यू, हेल्प यू, इस तरह से ऑप्शन थे। तो फीड यू ठीक है, फीड्स यू, वो जो हाथ तुम्हें खिला रहा है उसे ना काटें, इसका मतलब ये है। लफ्जी मतलब देखें तो लैरी पेज को फाउंडर है किसका, गूगल का, सरगेई। और लैरी पेज जो है 1998 में इन्होंने गूगल को बनाया था। हिमालय माउंटेन रेंज एग्जिस्ट इन हाउ मेनी कंट्रीज। अब ये सवाल था, तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि जिसका आंसर जो है वो 5 है, तो 5 भी किसी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन अगर देखें हम तो ये म्यांमार, बर्मा में भी जारी है। ठीक है, तो वो आपके ये 6 मुल्क बन जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, साथ में आप फिर ऐड करें इसके साथ म्यांमार, बर्मा, थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान में भी जा रहा है, थोड़ा सा हिस्सा, ज़्यादा नहीं है, पामीर नाट जहाँ पे बनती है। लेकिन ये 6 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, 6 ठीक है। आपकी मर्जी, आप 5 करना चाहें, 6 करना चाहें। ठीक है, आप चेक करेंगे हिमालय माउंटेन रेंज म्यांमार, तो आपको बताएगा म्यांमार में भी इसका पोर्शन है। आगे चलते हैं जी, बर्मा की बात हो रही है। फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड ड्यूरिंग बैत रिजवान अबाउट द मर्डर ऑफ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो जब 6 हिजरी को बैत रिजवान हुई थी, जब सुलह हुदैबिया से पहले नबी पाक जब गए थे उम्रे की नीयत से, तो उस वक्त बातचीत करने के लिए हज़रत उस्मान को भेजा गया था। अबू सुफियान और उसके जो बाकी हवारी थे उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को कैद कर लिया था, और बाहर अफवाह ये फैल गई थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, जिसके इस पास में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किकर के दरख्त के नीचे, बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा इकराम से बैत ली थी कि जी हम अपने जो मतलब है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं उनके नाहक खून किया गया है उसका बदला लेंगे। तो उसी बैत को क्या कहा गया है, बैत रिज़वान कहा गया है। आगे चलते हैं जी। हु इज़ फेमस फॉर एंटी अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। एंटी अपार्थाइड आप कह सकते हैं कि गुलामी के खिलाफ। ठीक है जी, तो नेल्सन मंडेला साहब जो है ना जी मशहूर हैं, आपको पता है, जिन्होंने गुलामी स्लेवरी को ख़त्म किया, अबॉलिश किया, जिन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। ठीक है, 18 जुलाई हर साल मंडेला डे मनाया जाता है इस बात पे। प्रिजन जो जेल के रूल हैं वो बनाए गए हैं इंटरनेशनली यूएनओ की तरफ से, जिन्हें नाम दिया गया मंडेला रूल्स। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका की पर्सनैलिटी थे, उनके बारे में सवाल बनता है। 2013 में इनकी डेथ हुई थी, 5 दिसंबर 2013 को। 1918 में पैदा हुए थे, डेट भी याद है पूछता है, 18 जुलाई 1918 में पैदा हुआ। हर साल 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है इसीलिए, क्योंकि इसकी पैदाइश हुई थी। 5 दिसंबर 2013 को इसकी डेथ हुई है। ठीक है, यह 27 साल जेल में कैद रहा रोबन्स आइलैंड पे।
कुरान ऑफन एडवाइस मुस्लिम टू थिंक अबाउट व्हाट अर्थ एंड हेवन। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इतनी दफ़ा कहते हैं कि निशानियां हैं इल्म वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए, किसमें? ज़मीन और आसमान में। तो ज़मीन और आसमान में जो कुछ है आपके यहाँ, वो क्या है जी? उसके बारे में सोचने पे बात की है अल्लाह पाक ने। थिंक अबाउट व्हाट, किसके बारे में? भी ज़मीन में जो कुछ है और आसमान में जो कुछ है, उसके बारे में इंसान को सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए। थिंक अबाउट किसके बारे में? इनके बारे में। ठीक है जी। फास्टिंग बुद्धा स्टैचू जो है ये कहाँ है जी? लाहौर में, लाहौर म्यूजियम में मौजूद है। बुद्धा मतलब आपको पता है कि अब बुद्ध जो है जिन्होंने बुद्धिज़्म की शुरुआत की, इन्हें सिद्धार्था कहते हैं, उनका दूसरा नाम सुखिया मणि भी है। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। ये गंधारा सिविलाइजेशन के दौर का जो है ना जी, ऐसे बिल्कुल ही कमज़ोर सा हड्डियाँ निकली हुई हैं बुद्धा साहब की, तो वो स्टैचू मौजूद है। ठीक है। Which cable is commonly used to connect a monitor to a computer? HDMI, ये ठीक होगा। वैक्सीन प्रिवेंट, अच्छा ये हमारे पास एनालॉजी था। वैक्सीन के बाद यहाँ पे ऐसे 2 डॉट लगाएं, आगे पहले एनालॉजी लिख लें। एनालॉजी थी हमारे पास, वैक्सीन क्या करती है जी? प्रिवेंट करती है। एंटीटोड भी हमारे पास किसी, आप ये कह लें कि बीमारी के खिलाफ जो है ना जी, आप कह लें कि रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, या वो उसे मतलब है कि बचाने के लिए हम एंटीडोट यूज़ करते हैं। काउंटरएक्ट का मतलब भी यही होता है। तो ये आपका जो पेयर बनेगा सही बनेगा। विच कंट्रोल इज यूज टू सेलेक्ट और डिसलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन? तो चेक बॉक्स बेसिकली आपका ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसका आप एलिमेंट कह सकते हैं, ये है। इसमें आप सिलेक्शन करते हैं और डिसलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसमें सेलेक्ट और डिसलेक्ट का काम, जो मैं अभी आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ आके, सर आपका GUI मतलब माउस का इस्तेमाल हमने शुरू किया था GUI में आके। पहले हमारे पास TUI था, TUI, अब हमारे पास GUI है। TUI टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, आप कीबोर्ड यूज़ करते थे बस। इसमें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें जो है ना, जब माउस की मदद से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स जो है GUI का ही एक एलिमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो डाटा है हमारे पास, कोई भी चीज़ जो है ना, ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम डिसलेक्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट इसमें यही था समझने वाला। आगे हमारे पास है हदीस नरेटेड बाय ताबी इज कॉल्ड मकतूब। इसमें बेटा हमारे पास देखें 3 तरह की हदीस होती हैं। एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, सहाबा कराम ने लिख ली। मरफू, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नरेट की, उसे हदीस मरफू कहेंगे हम। उसके बाद सहाबा कराम ने सुन ली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात, अब वो बयान कर रहे हैं अपने शागिर्दों को। तो उनके जो शागिर्द हैं वो कौन हो गए? ताबई हो गए, साहबी के पैरोकार ताबई। अपने ताबई को वो सुना रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, मतलब साहबी जो है ना वो क्या कर रहे हैं? नरेट कर रहे हैं। तो हदीस मौकूफ हो जाएगी। अब जो ताबईन थे, साहबी के जो शागिर्द थे, उन्होंने एक हदीस को सुना, वो अपने शागिर्दों को ये आगे पहुंचा रहे हैं, सुना रहे हैं। कौन? ताबई, अपने पैरोकारों को, मतलब तबे ताबईन हो जाएंगे वो। तो तबे ताबईन को जो नरेट की जा रही है, बताई जा रही है, किसकी तरफ से? ताबी की तरफ से, और दूसरी हदीस मकतू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद हमारा हदीस विच इज लोएस्ट इन रैंक, व्हाट इज कॉल्ड? मौजू, मौजू कहेंगे इसे उर्दू में इस तरह से, मतलब लोएस्ट फॉर्म होती है, इसके ठीक होने की कोई सनद नहीं होती, ये वैसे बस समझेंगे रिजेक्टेड ही होती है, इसके दरमियान में रावी गायब होती हैं, ऐसे समझ लें आप। ठीक है, कोई सनद नहीं मिल रही होती बाकायदा, तो लोएस्ट रैंक होता है हदीस के अंदर। एंड खुद बहुजतुल विदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंडेड विच थिंग, तो ब्लड फ्यूड्स जो थी, ख़ानदानी दुश्मनियाँ खून के नाम पे, आपसे सामने अपने जो खुद बहुजतुल विदा था उसमें कहा था कि बाप के खून का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता, बेटे का खून का बदला बाप से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आपने इसे ख़त्म कर दी थी कबायली दुश्मनियाँ जो चलती थी ख़ानदान से ख़ानदान आगे खींचे आगे। कुरान इज डिक्लेयर एज हीलिंग एंड मर्सी ऑफ होम, तो कुरान किसके लिए हीलिंग है और मर्सी है? उसके जो पैरोकार हैं, बिलीवर्स, उस पर यकीन रखने वाले, उनके लिए।
आगे जी हमारे पास इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, तो टिम्बरली ने 1989 में इन्होंने जो है ना जी, टिम्बरली साहब जो थे वर्ल्ड वाइड WWW जो था इन्होंने इन्वेंट किया था। ही वाज रिटन अ प्रीफेस टू द बुक, प्रीफेस टू द बुक, टू ठीक रहेगा, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे सही आएगी, ये फिक्स प्रीपोजिशन में प्रीफेस टू होता है। We waited for hours but he never dashed to the party, turned up का मतलब ज़ाहिर होना, आना, ठीक है, हमने घंटों इंतज़ार किया पार्टी में लेकिन वो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया, वो नहीं आया। Who presented the idea of Muslim independence in इलाहाबाद एड्रेस, तो 1930 में अल्लामा इकबाल साहब ने खुतबा दिया था। 1930 में आप देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ, लंदन में हो रही थी। सारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी वो किधर थी, लंदन में थी। इकबाल साहब पीछे मौजूद थे आले नाल। इकबाल साहब ने क्या किया, आइडिया दिया पाकिस्तान बनाने का। ही शाउटेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो क्वाइट, क्वाइट के बाद यहाँ पे आपके पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये आना था, ये ठीक था, इसकी मिस्टेक होगी। एज ऑफ अ स्टार साइकल्ड इन अ कैलकुलेटेड बेस ऑन व्हाट केमिकल कंपोजिशन, नहीं बल्कि कंपोजिशन का ऑप्शन मुझे बताया बच्चों ने कि ठीक था, तो उसकी जो कंपोजिशन है उसे हम देखते हैं, उसका साइज कितना है, उसमें चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, उसकी मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें देख के हम कैलकुलेट करते हैं एज किसकी, एक स्टार की, उसमें जो रिएक्शन अंदर हो रहे हैं सारी चीज़ें देख के। विच थिंग इज कन्वर्टेड एग्रीकल्चर लैंड टू डेजर्ट्स, तो डेजर्टिफिकेशन होती है, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर वहाँ पे कैद पड़ जाए तो कई वर्षों तक ज़मीन जब जो है ना इस्तेमाल नहीं होगी तो बंजर हो जाएगी, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन ठीक होगा। द पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसे रीनेम किया गया। इन 8th अमेंडमेंट, इस सवाल की स्टेटमेंट देखिए आपको गलत मिलेगी, हमने तो कुछ ठीक की है। इन 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच आर्टिकल इनहांस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, 58 भी ऐड ही इसीलिए किया था, ज़ियाउल हक ने 1985 में हुई थी या 8वीं तरमीम, कि प्रेसिडेंट था ज़ियाउल हक, वो सारी ताकत उसने अपने पास रख ली थी, असेंबली तोड़ने की, लोगों को घर भेजने की, सारा कुछ उसने अपने पास रख लिया था, ठीक है जी। आगे आ जाए हमारे पास, हु डिफीटेड द अब्बासियद इन देयर लेटर पीरियड, तो सल्जूक थे, सल्जूकों ने शिकस्त दी थी, इन्होंने 1015 के अंदर अर्तुगरुल खान जो था उसने जो है ना क्या किया था जी, इन्हें शिकस्त दे के आसपास के सारे इलाके छीन लिए थे अब्बासियों से, थोड़ा सा इलाका कमज़ोर सा रह गया था, उसे भी मंगोलों ने आके बगदाद को तबाह कर दिया था। सल्जूक ठीक है बेटा, ठीक है, और एक साइड पे वो शुरू हो गए थे, इन्हें फातिमिद शुरू हो गए थे, उन्होंने काफ़ी सारा एरिया छीन लिया था अब्बासियों से, एक साइड पे सल्जूक, ठीक है, एक साइड पे फातिमिद, मिस्र वाली साइड जो थी वहाँ पे फातिमिद शुरू, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। बाज़ंटाइन अम्पायर वाज द डैश रोमन अम्पायर, तो सक्सेसर थे बाज़ंतीनी किसके, रोमन अम्पायर के। तो रोमन अम्पायर जो है आप देखें कि ये रोम से बैठ के यूरोप से चलाई जाती थी, आगे चल के ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई, ईस्टर्न रोमन अम्पायर और वेस्टर्न रोमन अम्पायर। ईस्टर्न रोमन अम्पायर का जो कैपिटल था वो ये बनाया गया था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो आज का आपका इस्तांबुल है, इसे कैपिटल बना के इसके इर्द गिर्द की जो गवर्नमेंट बनाई उन्होंने उसे ईस्टर्न रोमन अम्पायर कहा इन्होंने, ठीक है। तो यही वो बाद में वो ईस्टर्न रोमन अम्पायर बाज़ंटाइन अम्पायर कहलाया। बाज़ंटाइन अम्पायर जो था वो क्या था जी, सक्सेसर था रोमन अम्पायर का। रोमन अम्पायर फिर उधर ख़त्म हो गई, लेकिन ये बाज़ंटाइन अम्पायर चलता रहा या ना, उसे फिर आके 1453 में 1453 के अंदर फिर वो जो सुल्तान मोहम्मद फातेह था तुर्कों का, उसने आगे शिकस्त दिया और अल्टीमेटली बाज़ंटाइन अम्पायर भी 1453 में ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, एटम बम में होता है, देखिए दो रिएक्शन मैंने आपको बताए थे, फिशन होता है, दूसरा फ्यूजन होता है। फिशन रिएक्शन जो होता है एटम बम में फिशन होता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बम में होता है। पूछता है फ्यूजन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन बम में होगा, हाइड्रोजन बम में या फिर सूरज के अंदर, सूरज में भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बम में भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जबकि फिशन रिएक्शन जो एटम बम में फिशन हो रहा है, ठीक है। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के उलट हैं। फिशन में एक बड़ा जो एटम है वो छोटे छोटे दो या ज़्यादा न्यूक्लाई में तकसीम हो जाएगा, मतलब हीलियम का जो था वो एटम जो था वो टूट गया हाइड्रोजन में, ये था आपका फिशन, साथ में एनर्जी भी खारिज हुई, ठीक है। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे दो एटम
या ज़्यादा एटम मिलके एक बड़ा एटम बना देते हैं। मतलब आप ये कहें कि हाइड्रोजन के जो एटम है वो मिलके क्या बना देंगे, हीलियम का एटम बना देंगे। इस तरह से वो मिल जाएंगे, एनर्जी चाहिए होगी हमें फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब वो बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं फिर वो। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन, हाँ ये है जी, द डाइंग मैन सेड हेल्प मी कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसे ही क्राइड फॉर हेल्प, ये ठीक होगा, इसमें से सिंपल उसने कर दिया है, ठीक है। वो बंदा जो है ना क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, क्राइड सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेल्प मी है सिंगल, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे है जी हमारे पास, व्हाट इज मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। क्लाइमेट चेंज में जो है ना जी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शिफ्ट होती है बायोडाइवर्सिटी या लॉस होती है, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा हो रही है। तेजी के साथ मिसाल के तौर पे आपने जंगल पूरा ख़त्म कर दिया, जंगल का 1000 से ज़्यादा जो उसमें जानदार रहने वाला था वो सारे का सारा उसे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका आपने उसकी खुराकी ख़त्म कर दी है, उसकी रहने की जगह ख़त्म कर दी है, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज देन विच विल इंक्रीज आल्सो, तो इंटरनल एनर्जी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज करते हैं, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। थर्ड ब्लॉक 3 प्रोजेक्ट फर्स्ट फॉर द पाकिस्तान इज आल्सो नोन एज एनर्जी कोल पावर प्रोजेक्ट बनेगा आपका। ये थल नोवा के नाम से पूछता था पहले, अब उसने थर्ड ब्लॉक 3 प्रोजेक्ट कह दिया है, ठीक है जी। एनर्जी प्रोजेक्ट है ये आपका। मैथ के क्वेश्चन है जी कुछ, जरा हम ये देख लेते हैं। वो कह रहा है जी इक्वेशन है कि x + y और दूसरी क्या 4x + 12, ये जो है ना जी कहाँ पे मौजूद कर होते हैं, सेम लाइन पे, 1 लाइन पे, इस तरह से 2 लाइन पे ये ऑप्शन थे। तो 1 लाइन भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक रहेगा, या सेम लाइन ज़्यादा बेहतर है। सेम लाइन अगर ऑप्शन में था तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। 1 लाइन पता नहीं था या नहीं था, लेकिन सेम लाइन बनता है। देखिए x + y बराबर है 3 के, इसे देखें इसमें से 4 कॉमन लें, x + y इंटू 12, 4 तकसीम हो गया, x + y 12/4 = 3। तो ये भी x + y बराबर है 3 के, ये भी x + y बराबर है 3 के। मतलब क्या है कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, सेम लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास sin x = 4/5 cos 2x। cos 2x जो होता है = 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो 1 की जगह 1 आ गया, 2 × sin x की वैल्यू उसने बता दी हुई है 4/5 इसका स्क्वायर की। 1 - 2 × 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी क्या बनेगा, 1 - 32/25, ठीक है। 25 एलसीएम ले लें, 25 - 32 = -7/25। ये जवाब है, ये आपका जवाब बनेगा। इसका आपका जवाब -7/25 होगा, ठीक है। तो cos 2x का फार्मूला हमें पता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है, उसमें हमने 10 वैल्यू पुट की है, बस और कुछ भी नहीं किया। एपी है जी, ये थोड़ा सा देखिएगा, इसे हम सिस्टमेटिक वे से पूरा सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होता है हमारे पास। ऐसा सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। 11 और 5 के अंदर -3, 11 में से 3 मनफी किया 8, 8 में से 3 मनफी किया 5, 5 में से 3 मनफी किया, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 2 बचेगा। इस तरह से चलता चला जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी लिखते हैं वो सेम होना चाहिए, अगर वो सेम है तो वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। फिर हम उसमें एपी के लिए अलग से फार्मूले हैं, ठीक है। अब एपी के अंदर जो 11 है वो क्या a1 है, पहली टर्म है। ये क्या है हमारे पास, an है, ये क्या है, an है। हमने अब मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, मिड टर्म का हमारे पास फार्मूला है n+1/2। ये हमारे पास फार्मूला है मिडिल टर्म का। हमारे पास n नहीं है इस फार्मूले में, तो n निकालेंगे हम एपी के फार्मूले से। हमें पता है कि an का जो फार्मूला होता है a1 + n - 1 × d।
ये हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है। ए एन हमारे पास कितना है जी, -79 है। A1 कितना है जी, हमारे पास 11 है, प्लस n-1 डी कितना है जी, -3 है। कैसे सिंप्लीफाई से, -79 इक्वल टू 11 -3n माइनस प्लस 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें, 11 और 3 14, 14 इधर चला जाएगा, मनफी हो जाएगा, -79 प्लस ऐसे रह गया 11 और ये दोनों 14 हो गए, 14 इधर आगे मनफी के हो जाएंगे, -3n के। ठीक है, -3n इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, 9 और 4 13, 1 7 और 1 8 और 1 9 माइनस का, ऐसे बनेगा -3n जमा 3। ठीक है, A1 क्या है, 11, ओके है। अब हमारे पास देखें जरा, ये आ गया, n किसके बराबर होगा, -93 और -3, माइनस चला गया, 3 कम 3 3 3 9 31, n आया हमारे पास 31। इस फार्मूले में पुट करें, n कितना है, 31 जमा 1/2 32/2 मतलब 16 जवाब आएगा, 16वीं टर्म बनेगी ये हमारे पास। और उसने उस 16वीं टर्म की वैल्यू भी पूछी थी हमसे, कि वो जो 16वीं टर्म है मतलब हमारे पास यहाँ वो कौन सी है, मतलब हमारे पास यहाँ n किसके बराबर आया, मैंने 16वीं टर्म निकालनी है। देखते हैं, ऐसे मैं अरेंज कर देता हूँ सारे को। हमें यहाँ से पता ये चला, इस सारी इक्वेशन से जो यहाँ तक हम पहुँचे वो ये है कि हमें जो पूछ रहा है वो आंसर में मिड टर्म वो कौन सी है, A16 है, वो ये पूछ रहे हैं हमसे, 16वीं टर्म पूछ रहा है। अब 16वीं टर्म निकालनी है तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, AN इज इक्वल टू n प्लस A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब कौन सी निकालनी है हमने, 16, A16, n की जगह पर 16 डालें। ठीक है, उसके बाद A1 कितनी है हमारे पास, 11 है, प्लस n-1, अच्छा n कितना है हमारे पास, अब पता है हमें 16 है, -1 डी हमारे पास कितना है जी, इनका कॉमन डिफरेंस -3 था। ठीक है, अब से सॉल्व करें, 11 प्लस 16 × 3 48 माइनस का जमा का 3। ठीक है, ऐसे बनेगा, 11 है। अब इसे 11 - 48 जमा 3, आपका जवाब आएगा -34, यही आता है। हाँ जी, 14 गया उसमें से, 48 में से 14 गया, 34 -34 जी, ऐसे ही बनेगा। तो पूरा जो सिस्टमेटिक वे है इसे सॉल्व करने का वो यही है। कुछ बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने पता भी क्या किया है, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे किया होगा, -79 ये है, इसमें उन्होंने जमा कर दिया होगा क्या जी, 11 / 2, इसे और इसे जमा कर दिया, पहली और आखिरी को तकसीम कर दिया 2 पे, तो क्या आएगा आपका आंसर, 68 माइनस का हुआ 2 -34, ऐसे निकाल आए होंगे। तो यहाँ तो चल गया आपका काम, जवाब मिलता था, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा ये वाला दस्ती जो तरीका आपने अपनाया इसे सॉल्व करने का, हर जगह नहीं चलेगा। हर जगह तो आप अगर सारे सवाल इस तरह करना चाहें, AP जब भी आएगा तो उसमें ये फार्मूला लगेंगे, ये हमारे पास फार्मूला यही काम आता है। इसके सम का फार्मूला भी है, वो भी अक्सर पूछ लेता है कि हमारे पास सम का फार्मूला क्या है, n/2, उसके बाद हमारे पास 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास AP होता है उसका सम निकालने का फार्मूला है, ये भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है जी XY, देखें ये हमारे पास XY है, ये YZ है, तो ZX निकालना है। देखें इस तरह का सवाल जब भी हो, जो कॉमन इस हमारे पास आ रहा हो उसे हम सेंटर में रखते हैं, Y सेंटर में आ गया, X इधर आ गया और Z। रेशो लिखें, X की कितनी है पहले 11 है, Y की कितनी 8 है, 11 रेशो 8, फिर आगे Y कितनी है 6 है, Z की कितनी है
7 है, लाइन लगा दें। अब ये खाली जगह रहेगी, बॉक्स बना दें, इधर भी बॉक्स बना दें। इन खाली बॉक्सेस को फिल करें राइट और लेफ्ट के नंबर से। इधर 8 है तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 6 है तो इधर 6 आ जाएगा। ना बस मल्टीप्लाई करें आपका जवाब आ जाएगा। 11 × 6 = 66, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56। ये आपका जवाब। हमें क्या चाहिए इसमें से? हमें चाहिए x और z। x क्या है हमारे पास? ये है x की क्या है? x कितना है? 66 है और z कितना है? 56 है। अब ये तकसीम हो सकते हैं तो इन्हें मजीद तकसीम कर रहे हैं। 2 पे होते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 33:28 आ गया वही जवाब आपका। कंबाइंड रेशियो हमने निकाली यहाँ x y z की। कैसे निकाली? वैल्यू लिखी, बॉक्स बनाया, मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिएगा रिवर्स करके, जो हमें चाहिए था वही रिजल्ट हमने वहां से उठा लिया। फाइंड एलसीएम ऑफ 30 and 36। इसे आप वही पुराना जो तरीका है हमारा देसी तरीका फैक्टराइजेशन वाला, उसी से निकालें इसका एलसीएम। ठीक है, किससे रहे? पहले 2 से कर लेते हैं। 2 × 15 = 30, 2 × 18 = 36। अब 3 से होता है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो ये सारा हमारा एलसीएम है। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, 90 × 2 = 180। ये आपका एलसीएम। ठीक है, आगे वो कह रहा है जी हमारे पास क्वेश्चन है जी मैथ का परसेंटेज का। वो कह रहा है 20% ऑफ नंबर इज 18। देखें मैथ के अंदर हमारे पास 20 की जगह पर 20% जहाँ भी आएगा मैथ में उसका मतलब 1/100 होता है। ऑफ मैथ में जहाँ कहीं आ जाएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आर नंबर एक नंबर फर्ज कर लेते हैं, वो क्या है? x है, मैंने x लिख दिया। इसका आर का वाज का वर का मैथ में मतलब होता है इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 18। व्हाट इज नंबर? तो नंबर कौन सा है नहीं मालूम कर रहे हैं, यहाँ से मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x यही रह गया 18, 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया और 20 इधर आगे तकसीम हो गया। करें सिंपलीफाई, 18 × 5 = 90 आंसर आ जाएगा। ये उसने हमसे पूछा था। कर लेंगे नहीं होगा? सम ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड देयर डिफरेंस इज 10। फाइंड द नंबर। चलें देखते हैं। 2 नंबर है, फर्ज करते हैं कि x है दूसरा y। x + y किसके बराबर है? 28 की। डिफरेंस x - y किसके बराबर है? 10 के। दोनों को जमा कर दें या माइनस कर दें, आपका जवाब आना शुरू हो जाएगा। ये कट गया, प्लस करें अगर फर्ज कर लेते हैं तो 2x किसके बराबर है? 28 और 10 38। x किसके बराबर है? 38 और 2 तो 19 आएगा जी हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 19 आएगी। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, इसी में पुट कर दें। x + y बराबर है 28 के, उसने खुद बताया हुआ था। x की वैल्यू कितनी है? 19 जमा y 28 के। y किसके बराबर होगा? 28 - 19 क्या बचा? 9 बचा। y की वैल्यू 9 है। तो 19 और 9 जो है ये हमारा आंसर है। एक नंबर जो x है वो 19 होगा और y जो है वो 9 होगा। 19 और 9, 19 और 9, 9 और 19 नहीं, 19 और 9। ठीक है, x और y की तरतीब भी सेट रखेंगे आप। ये पूछा गया था जी 27 की ताकत है, पावर है हमारे पास -1/3। पहले तो ये माइनस खत्म करेंगे। अगर इस सारे को उठा के मैं और में ले जाऊं तो ये जो हमारे पास माइनस का 1/3 है, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ ना। 1/3 की ताकत 3 × 1/3। 27 को 3 की पावर 3 लिखा, आगे 1/3 था, 3 के साथ ये 3 चला गया। तो आंसर क्या है? 1/3। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1/3 आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, यही आएगा या कुछ और आएगा? 27 की पावर है -1/3
तो मैंने इसे क्या किया, माइनस को ख़त्म कर दिया, इस सारे को उठा के नीचे रह गया, 1/27 की ताकत 1/3 आ गया। 27 को मैंने 3 दफ़ा लिखा, 3 दरब 3 दरब 3 27, इसके साथ ये कट गया, क्या बचा मेरे पास नीचे, 1/3 बचेगा। यही आंसर आना चाहिए बेटा। ओके, उर्दू के आ जाए क्वेश्चन, लकीर का फ़कीर होना, रस्म रिवाज पर कायम रहना, मतलब जिस तरह से पहले चलता आ रहा है एज इट इज़, लकीर का फ़कीर, कोई नई जिद्दत और नई चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मुसद्दस अली का असल नाम क्या था, मद्दुजज़र इस्लाम था। पेट काटने का क्या मतलब है, भूखा रहना, ठीक है, खुद भूखा रहना मतलब अपनी ज़रूरियात काट करके, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इसने जो है ना जी अपनी औलाद के लिए अपना पेट काट रहा है जी, क्या है जी, बंदे को खुद को सूट पहनने की ज़रूरत है, बंदा कहता नहीं यार ये मैं अपनी औलाद के लिए ले लेता हूँ, मेरा बच्चा पहनेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी जो ज़रूरियात हैं उस पर कट लगाना और किसी दूसरे के लिए करना, पेट काटना इसी को कहते हैं। 19-20 क्या है, रोज़मर्रा है, ठीक है। सलावातें सुनाना, बुरा भला कहना, अक्सर यूज़ करते हैं जी, सलावातें सुनाई हैं जी उसने, जो है ना मुझे, मतलब क्या है कि उसने बुरा भला कहा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, उसमें इमदादी फिर कौन सा रखा है, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। मैं तोती, डैश में तोती की सदा कौन सुनता है, नकार खाने में तोती की सदा कौन सुनता है, उसका मतलब यह है कि जहाँ बड़े बैठे बात कर रहे हो तो फिर वहाँ बच्चों की कौन सुनता है, कि नहीं सुनी जाती है। वाह क्या खुशबू है इन फूलों की, तो इसमें वाह के बाद ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है, ये क्या फिजाइया है बेसिकली, क्या है ये, इसमें मतलब है कि आप देखेंगे जज्बात का इजहार हो रहा है। पानी फिरना क्या मतलब है, ज़ाया हो जाना, पानी फिर गया यार मेरी मेहनत का, मतलब मेहनत ज़ाया हो, ऐसे होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पे जो है ना जी सेंटेंस है। तो 97 क्वेश्चन बेटा हमें मिले अभी तक, 3 सवाल आपके पास। असल में बस ये हुआ कि सेकंड टाइम में पेपर हो गया था, तो बच्चे सवाल मिक्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम के भी सेकंड टाइम के भी, ये सारे फर्स्ट टाइम के हमने अलग किए हैं, ठीक है। तो कोई सवाल अगर 3 आपके पास हों और आपने अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम का ही पेपर दिया होगा, तब आपको पता होगा हाँ यार ये तो फर्स्ट टाइम में थे, मैंने दिए थे, मैं दे के आया हूँ, तब आप वो निकाल सकते हैं। इन्हें अपने पास सेव करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।